हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड दोज हु आर रिलेटिवली न्यू, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आपका भी स्वागत है। बट यू विल कंसिडर कमिंग बैक टू अवर चैनल बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीएफए के न्यू स्कॉलरशिप रूल्स। और सीएफए इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली अपने स्कॉलरशिप के पेज को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस, तो इसे एक अपडेट वीडियो कहने के जगह एक फुल ऑन स्कॉलरशिप वीडियो कहना ज्यादा जरूरी होगा। दिस वीडियो विल क्रिएट एन अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू द सीएफए स्कॉलरशिप। प्लस उसके बियॉन्ड मैं आपको बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, जैसे कि सीएफए की स्कॉलरशिप किसको अप्लाई करना चाहिए इसको और किसको नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब तक वेट करना चाहिए, सो ऑन एवरीथिंग दैट विल बी ऑब्वियसली डेल्ट इन। इसके अलावा आई विल ऑल्सो गिव यू सर्टन क्रिटिकल इनपुट्स विच कैन डेफिनेटली इम्पैक्ट योर ओवरऑल स्कॉलरशिप चांसेस। यहाँ पे आप स्कॉलरशिप पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कौन कौन से क्राइटेरिया पे आपको गौर करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो यू विल हैव टू स्टे विद दिस वीडियो टिल द वेरी लास्ट, ताकि आप उन सारी चीजों को मिस ना करो। ठीक है, goes without saying, if you like our work, just subscribe to our channel and like this video and share this video with your friends because this is of immense importance. Let's get started straight away. चलो, सीएफए स्कॉलरशिप्स के बारे में सबसे पहला ही अपडेट ये है कि भाई बहुत ज्यादा बड़े बड़े अपडेट्स हैं फॉर ईयर 25 एंड 26 एग्जाम्स। ईयर 25 में फरवरी 25 का एग्जाम हो गया, मतलब उसके लिए स्कॉलरशिप का जो भी होना था हो चुका है। नाउ वी आर आइंग फॉर मे 25 एंड फर्दर एग्जामिनेशंस। तो उनके लिए स्कॉलरशिप के लिए इंस्टीट्यूट ने पूरा ही सिस्टम चेंज कर दिया है, उसको जानते हैं विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि वुमेन स्कॉलरशिप, मीडिया स्कॉलरशिप और रेगुलेटर स्कॉलरशिप अब है ही नहीं। सर क्या बोल रहे हो? हाँ जी, ये 3 स्कॉलरशिप है जो कि अब इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप के पेज पे आपको दिखाई नहीं दे रही है। सो आई एम प्रेज्यूमिंग, हालांकि इंस्टीट्यूट ने इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया अभी तक, लेकिन आई एम प्रेज्यूमिंग कि ये स्कॉलरशिप का काम हो गया। इनमें से मीडिया स्कॉलरशिप और रेगुलेटर स्कॉलरशिप ऐसे भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन वुमेन स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी, खास करके उन सारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो लोग एग्जाम के लिए सोच रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट seeing that on the page, तो मुझे लग रहा है वुमेन स्कॉलरशिप माइट हैव बीन डिसकंटिन्यूड। थोड़ा टाइम और रुक करके देख लेंगे, अगर कोई और अपडेट आ जाता तो अलग बात है, बट एज ऑफ नाउ वी कैन conclusively conclude मतलब जो भी we can conclusively say that women's scholarship might not be applicable for 25 and 26 examinations. first observation मेरी, क्या ये disappointing बात है? हाँ, मेरे हिसाब से एक disappointing बात है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स अभी एक्सेस स्कॉलरशिप के जगह वुमेन स्कॉलरशिप में अप्लाई करते थे। अब एक्सेस स्कॉलरशिप में भी एप्लीकेशन बढ़ेंगे, सो जाहिर सी बात है वहां पे कंपटीशन बढ़ जाएगा। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे वुमेन स्कॉलरशिप नहीं होना तो अपने आप ही डिसएडवांटेज है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। सो डेफिनेटली नॉट अ वेरी गुड न्यूज। नंबर 2, स्कॉलरशिप ग्रांट पर स्टूडेंट इज फर्दर रिड्यूस्ड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहले फीस हुआ करती थी, करेक्ट, उसके मुकाबले जो आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता था वो काफी ज्यादा था। अब वो बेनिफिट कम होते जा रहा है। कैसे कम हो रहा है यहां पे पता चल जाएगा आपको, आगे मैं बताऊंगा। बट नाउ a student is supposed to pay at least $400 और $600 इन सर्टेन कैटेगरीज, जहां पे स्कॉलरशिप के बाद में भी आपको इतना पे करना पड़ेगा। अर्ली ऑन ये $250 के आसपास में था, फिर ये बढ़कर के $300 हुआ, अब तो ये $400 भी हो चुका है। यानी कि यस, आप ठीक सुन रहे हो, आप स्कॉलरशिप पाने के बाद में भी यू विल स्टिल हैव टू स्पेंड $400 एंड दैट विल अमाउंट टू 40,000 प्लस रुपीज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप ये समझिए कि स्कॉलरशिप के बाद में भी आपके 40,000 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, नहीं मिली तो और ज्यादा लगते हैं, 1,30,000 के आसपास लगते हैं। सो क्लियरली जो स्कॉलरशिप का मैं बोल रहा हूं बेनिफिट था वो रिड्यूस किया इंस्टीट्यूट ने। क्या ये भी एक पॉजिटिव बात है? नॉट एट ऑल, दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट अपने जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, विच इज अ गुड न्यूज। मैंने ट्रेंड एनालिसिस करी और ये पाया, खास करके जब मैंने स्टडी किया इंस्टीट्यूट के एनुअल रिपोर्ट्स को पिछले कई सालों से, तो मैंने ये देखा है कि इंस्टीट्यूट लगातार अपने स्कॉलरशिप पे जो खर्चा करता है या जो स्कॉलरशिप अवार्ड करता है उसको लगातार बढ़ा रहा है। सो क्लियरली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी गेटिंग स्कॉलरशिप शायद यहां से और बढ़ते जाए। मुझे ऐसा लगता है कि टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप तो बढ़ ही रही है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग स्कॉलरशिप भी शायद बढ़ सकती है यहां से, विच इज आई थिंक अ गुड न्यूज। हालांकि इन डॉलर टर्म्स डेफिनेटली स्कॉलरशिप का खर्चा इंस्टीट्यूट ज्यादा कर रहा है, सो दैट इज अ गुड थिंग। इसके अलावा इंस्टीट्यूट इस बार और अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स भी लेकर के आ रहा है, जैसे कि कई अप्रूव्ड प्रेप प्रोवाइडर्स के थ्रू भी वो लोग स्कॉलरशिप को ग्रांट कर रहे हैं। सो दीज आर न्यू थिंग्स व्हिच द सीएफए इंस्टीट्यूट इज राइट नाउ डूइंग।
आई वुडेंट से कि मतलब ये सब चीजें स्टूडेंट स्कॉलरशिप के थ्रू ही वो लोग डाल रहे हैं, बट आई वुडेंट से कि एकदम पूरा लेजिट तरीका है, बट समहाउ इंस्टीट्यूट इज प्रमोटिंग देयर कोर्स एंड उसके थ्रू भी कई बार स्कॉलरशिप्स बांटी जा रही है। बट अगर हम एकदम लेजिट तरीकों से बात करें, अगर हम ऐसे तरीकों की बात करें जो कि वेबसाइट पे मेंशन्ड है और इंस्टीट्यूट खुद एकदम सीधे रास्ते से बताता है कि ये सब स्कॉलरशिप के नियम है, तो वो आपके सामने अब ये रहे। आते हैं अपने पास अवेलेबल ऑप्शंस। तो अवेलेबल ऑप्शन में सीएफए के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो प्राइमरली 3 तरह की स्कॉलरशिप अब बची है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वुमेन स्कॉलरशिप वगैरह सब गया। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद एक्सेस स्कॉलरशिप, जिसको हम डिटेल में डिस्कस ऑब्वियसली करेंगे। देन वी हैव स्टूडेंट स्कॉलरशिप। इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की दरकार नहीं है, बस इतना समझना कि आज की डेट पे इंडिया में 32 अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीएफए इंस्टीट्यूट के साथ में ऑब्वियसली एफिलिएटेड है। एंड अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू सीएफए के एग्जाम्स के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। यस, दैट विल बी अप्लाइड वाया यूनिवर्सिटीज। कुछ ऐसे नियम है, पढ़ना पड़ेगा आपको इसको डिटेल में, बट इसमें मेजरली जितना मैंने देखा आईएम्स और बाकी सब रिलेटेड 20 स्कूल ही कैप्चर्ड है। सो ये ज्यादा एडवांटेजेस है फॉर एमबीए कैंडिडेट्स। जितने भी एमबीए कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर उनको सीएफए करने का है तो उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज होने वाला है, लेकिन अदरवाइज आम स्टूडेंट्स के लिए ये लागू होगा ही नहीं। नेक्स्ट वी आर ऑन टू प्रोफेसर स्कॉलरशिप। ये तो यार हम जैसे लोगों के लिए रेलिवेंट है, बट उसमें भी आई एम नॉट एलिजिबल क्योंकि आई एम नॉट अ फुल टाइम प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी और इन अ कॉलेज। नंबर 2, मैं ना ही मैं कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर हूं और ना ही मैं कहीं पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं। सो क्लियरली आई एम नॉट अ प्रोफेसर एज पर द डेफिनेशन। बट हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, या फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में है, या फिर मैं वहां पे फुल टाइम प्रोफेसर है, तो उनको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए प्रोफेसर स्कॉलरशिप का। इसमें भी फी रिड्यूस हो जाती है, कुछ $600 हो जाती है, बट स्टिल बेनिफिट तो है ही। आगे बढ़ते हैं एक्सेस स्कॉलरशिप के अब नए नियमों की तरफ। तो एक्सेस स्कॉलरशिप में ना बहुत चेंजेस आ गए हैं एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसी में सब लोग अप्लाई करते हैं। सो एक्सेस स्कॉलरशिप जो है उसमें एनरोलमेंट फी पहले भी वेव्ड ऑफ थी, आज भी वेव्ड ऑफ है, लेकिन एग्जाम फी को इन्होंने रिड्यूस करके $400 तक कर दिया है। ये अर्लियर इट वाज $250। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और एक्सपेंसिव इसलिए हो गया क्योंकि इस फीस पे आपको जीएसटी भी देनी पड़ेगी एंड इसके ऊपर से हमारा रूपी तो हर साल डेप्रिशिएट हो ही रहा है, तो डेप्रिशिएशन का भी आपको डीमेरिट यहाँ पे मिलेगा। सो क्लियरली यहाँ पे 40,000 रुपए से ज्यादा मेरे को लगता है खर्च आने वाला है इवन इफ यू गेट दिस स्कॉलरशिप। सो एनीबडी हु कैन नॉट इवन स्पेंड $40,000, आपके लिए स्कॉलरशिप भी शायद एक ऑप्शन ना बचे। हालांकि ईएमआई वाला ऑप्शन एक बचता है। सो इफ यू थिंकिंग ऑफ टेकिंग द ईएमआई एज वेल, तो ईएमआई वाले ऑप्शंस में आप जा सकते हो, बट हाँ स्कॉलरशिप में 40,000 रुपए का तो आप व्यवस्था करके चलना। एप्लीकेशन विंडो की बात करते हैं। एप्लीकेशन इस बार एकदम डिफरेंट हो गया है। पहले जब स्कॉलरशिप दी जाती थी तो एक ही बार स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन होता था और उसको 4 टर्म्स के ऊपर ना लागू किया जाता था। सो बेसिकली आपको अगर स्कॉलरशिप मिली तो आपको 4 टर्म्स के ऑप्शन मिलते थे कि आप इन टर्म्स में से किसी में भी एग्जाम दे सकते हो। अब वो नियम गए। अब इनफैक्ट आपका वेट पीरियड भी बहुत छोटा हो जाएगा। आपको टर्म वाइज अप्लाई करना पड़ेगा। आपको मई में एग्जाम देना है, अगस्त में देना है, नवंबर में देना है या फरवरी में देना है, ये आपको अभी का अभी डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर? यू विल हैव टू डिसाइड इट राइट नाउ और उसी के हिसाब से आपको इसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में आपके पास में यहाँ पे पूरी ना रेंज ऑफ डेट्स भी दी हुई है, ये आप सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। दीज मे बी सब्जेक्ट टू सर्टेन चेंजेस, लेकिन फॉर द टाइमिंग मुझे लगता है ये सब डेट्स रहने वाली है। इसके आगे इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि एप्लीकेशन विंडो कंप्लीट होने के 4 से 6 हफ्ते के बाद में वो अपना रिवॉर्ड अनाउंस कर देंगे। सो जिनको स्कॉलरशिप मिलनी है, जिनको नहीं मिलनी, उसका भी पता चल जाएगा एंड उनकी भी टेंटेटिव डेट्स मैंने अपने हिसाब से लिख दी। इंस्टीट्यूट हैव नॉट मेंशन्ड, द इंस्टीट्यूट हैज नॉट मेंशन्ड एनी डेट हियर, बट क्योंकि वो 4 से 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं तो आई हैव कैलकुलेटेड दैट एंड मैं अपने हिसाब से एक रिवॉर्ड डेट यहाँ पे टेंटेटिव डाल चुका हूं। इसके अलावा मैंने इंटरेस्टिंगली अर्ली रजिस्ट्रेशन की डेट भी यहाँ पे डाली है एंड आई एम सो ग्लैड टू सी कि अर्ली रजिस्ट्रेशन की 2 डेट्स है मेरे पास में। एक तो पुख्ता डेट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखी है, जो कि है May 25 एग्जाम के लिए। सो May 25 डे के एग्जाम के लिए 9th of October 2024 में आपका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन। वहीं पे अगर हम रिवॉर्ड डेट की बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा लेट भी हुआ तो 7th of October तक आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूट विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आपका जो रिवॉर्ड डेट है और आपका जो अर्ली रजिस्ट्रेशन का डेट है उसके बीच में फर्क हो। वो फर्क आमतौर पे यहां तो 2 ही दिन का दिख रहा है, पर मुझे लगता है ये फर्क होगा कम से कम 1 हफ्ते का। इंस्टीट्यूट इतना ध्यान जरूर रखेगा। इसका मतलब यह है कि आपने अगर स्कॉलरशिप अप्लाई किया और आपको नहीं मिली तो आपके पास कम से कम अर्ली रजिस्टर करने जितना टाइम होगा। सो एक बहुत अच्छी स्टेप है मेरे हिसाब से, बहुत
तगड़ा स्टेप है। इसके क्या इंप्लीकेशंस है उसके ऊपर हम आएंगे एंड उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट हाँ ऐसा कुछ है। इसके अलावा अगस्त 25 के अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए हैं एंड इसी वजह से इसका अर्ली रजिस्ट्रेशन का ड्यू डेट हमारे पास नहीं है, बट 24 की डेट को मैंने देख करके 25 की डेट का एक टेंटेटिव प्लान निकाला है कि 23 जनवरी उसका टेंटेटिव एंड डेट होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगेन अगर हम इसके विंडो से देखें तो इसका जो रिवॉर्ड है वो 6 जनवरी तक आ जाना चाहिए। सो यू स्टिल हैव सर्टेन डेज इन योर हैंड फॉर योर अर्ली रजिस्ट्रेशन एज वेल। इसका मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन एक एकदम सिंपल है कि आपका हर एक विंडो करीब 18 से 20 दिन यानी 18 to 20 डेज के लिए ओपन होगा। नंबर 2, स्कॉलरशिप डिसीजन 4 से 6 हफ्ते में भी आ जाएगा एंड नंबर 3 ये है कि स्कॉलरशिप का जो रिजल्ट है वो कुछ दिन पहले ही आएगा फ्रॉम द अर्ली रजिस्ट्रेशन ड्यू डेट। तो अर्ली रजिस्ट्रेशन से कुछ दिन पहले आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको पता चल जाएगा। सो हेre's the thing, ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर रहे हैं। नंबर 1, अब स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो मेरे को जो लगता है कि जिस तरह हम जितनी भी यूएस की यूनिवर्सिटीज थी उनके लिए जिस तरह हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते थे और डिसाइड करते थे हमको जाना कि नहीं जाना, अब मुझे लगता है एकदम क्रिटिकली वही तरीका हो गया है। इंस्टीट्यूट को और ज्यादा एप्लीकेशंस झेलना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे लगता है कि लिटरली एवरीबडी शुड अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। हाँ ऑब्वियसली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल नीड। तो फाइनेंशियल नीड मुझे तो ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल नीड डेफिनेटली होगी क्योंकि इंडियंस कितना भी कमाए, मतलब इफ यू कम फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिली अलग बात है, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो 1,30,000 इज अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर लेवल 1 एंड मेरे हिसाब से इन मोस्ट केसेस इन मोस्ट सिचुएशंस ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट को सीएफए स्कॉलरशिप की दरकार अब पड़ने वाली है। तो ऐसे में इंस्टीट्यूट जिस हिसाब से अपना फ्रेमवर्क बना रहा है मुझे तो लगता है हर किसी को इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। एकदम फ्रैंकली मैं ये बात बोल रहा हूं, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। अब इसका रेपरकेशन क्या आएगा, इसका रेपरकेशन ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कॉलरशिप के भरोसे ही रहिए, बट गिव इट योर बेस्ट शॉट। आप कम से कम अपने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन लिखिए, इससे आपको भी पता चलेगा कि आपको मिलनी भी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। सो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड या जो कुछ भी आपके हैं इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन सीएफए इंस्टीट्यूट के ऐसे में डालिए एंड सी इफ यू गेट अ स्कॉलरशिप और नॉट। इफ यू गेट अ स्कॉलरशिप यू हैव सर्टेन डेज टू डिसाइड फॉर योर एग्जामिनेशन, तो फटाफट वो आप करके अपना एग्जाम कंप्लीट कर पाओगे। बट एट द सेम टाइम अगर आपको नहीं भी मिलती है तो अर्ली रजिस्ट्रेशन अभी भी आपके पास ऑप्शन है। सो सीधा सीधा कहूं तो कुछ हारने को नहीं है, हारने को नहीं है। तो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन लगभग सबको करना चाहिए। इसमें मैंने ये अज्यूम किया है कि 1,30,000 आपके लिए ज्यादा अमाउंट है। अगर आपके लिए ज्यादा अमाउंट है तो स्कॉलरशिप आपको भरनी चाहिए। एंड नंबर 2 है कि अगर आप स्कॉलरशिप भरते भी हैं तो उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। सो क्लियरली मेरा एडवाइस यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, स्कॉलरशिप के नियमों में ना और क्लैरिटी आ जाएगी, बट अभी इंस्टीट्यूट ने ना अपने नोटिफिकेशन में 2-3 बातें लिखी है, एकदम वेब पेज पे लिखा हुआ है। नंबर 1, कोई भी तरह का अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया तो उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो उससे तो ऑब्वियसली आपको दूर ही रहना है। मतलब ये तो नहीं भी बोले तो भी इंप्लाइड बात है, स्कॉलरशिप ऐसे में झूठ नहीं बोलना है, क्लियर, इनफैक्ट कहीं पे भी नहीं बोलना है, करेक्ट। नंबर 2, इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिली और आप स्कॉलरशिप का यूज नहीं लेते हो, इन द सेंस आप एग्जाम देने नहीं जाते हो, आपको दोबारा स्कॉलरशिप शायद ना मिले। ये बातें कहीं ना कहीं लिखी हुई है पेज पे, तो आप चेक कर सकते हैं उनको भी। बट स्कॉलरशिप ऐसी चीज है कि आपको ना ये कैरी फॉरवर्ड होगी, ना आप इसको मिस कर दोगे तो आगे कोई और स्कॉलरशिप मिलने के चांस है। सो बेसिकली क्लियरली इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि स्कॉलरशिप अगर आपने लिया तो आपको एग्जाम जब तय किया है तभी देना है, क्लियर। और डिटेल सामने आ जाएंगे, बिकॉज मैं भी क्यूरियस हूं ये समझने के लिए कि स्कॉलरशिप मिलने वाले कैंडिडेट्स आगे क्या डिफर कर पाएंगे क्या एग्जाम्स को, तो वो मुझे जानना है। बट हाँ, अभी तक के लिए ये समझ सकते हैं कि इंस्टीट्यूट क्लियरली कह रहा है कि जिस भी टर्म के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उसी टर्म में एग्जाम देना पड़ेगा और आगे डिफरेंस नहीं होंगे। अभी तो इंस्टीट्यूट यही कह रहा है, क्लियर। आगे जानेंगे नियमों में, अभी बहुत चेंजेस आएंगे। अब आते हैं अपने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में, जिसका आप सभी को इंतजार था, और इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा और इतना हद तक डिस्कस कर दूंगा, इतनी सारी चीजें आपको बता दूंगा कि आपके खुद के जो एसेज हैं उनमें डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट नजर आने लग जाएगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें तो इंस्टीट्यूट टोटल 6 इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पे फोकस करता है। सर हाउ डू यू नो दिस? आप स्टडी करो वेबसाइट को तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं भी यही कह रहा हूं, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, तो यू विल आल्सो गेट दिस। देयर आर 6 आई वुड से पैरामीटर्स जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसमें से हमारा जो पहला पैरामीटर ऑब्वियसली वो है फाइनेंशियल नीड्स।
अगर आपकी फाइनेंशियल नीड्स है, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट विल टेक केयर ऑफ दैट एंड जाहिर सी बात है इसको कंसिडर किया जाएगा. सो हाउ डू यू कम्युनिकेट कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स है, वो समझना पड़ेगा. तो उसके लिए सबसे पहले फैमिली इनकम और एसेट्स का तो ऑब्वियसली डिस्क्लोजर वो मांगेंगे. नाउ पीपल विल कम एंड आस्क, सर आईटीआर भी अपलोड करना पड़ेगा क्या, कोई इनकम स्टेटमेंट देना पड़ेगा क्या? नहीं, जब तक इंस्टीट्यूट आपसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेगा आपको कुछ नहीं देना है. क्लियर? आप सिर्फ डिस्क्लोज करोगे, ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ ट्रू इन्फॉर्मेशन. तो अगर वो ट्रू है तो फिर सब ठीक है, और इंस्टीट्यूट ने कभी कोई क्लैरिफिकेशन मांगा तो वी कैन ऑब्वियसली अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. So family and assets, family income and assets, definitely this is an important point. And इस point को ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि family and इनकम एंड एसेट्स जो है ये एब्सोल्यूट फिगर से कोई मतलब नहीं है, इसको रिलेटिव स्केल पे देखा जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में आपकी फैमिली इनकम है 40 लाख रुपीज, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ह्यूज, बहुत ज्यादा है. इंडिया में 40 लाख रुपए साल के बहुत अच्छी इनकम है, तो उसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए. बट वहीं पे अगर आप सिंगापुर में हो या फिर मैं और कोई कंट्री में हो जहां पे 40 लाख की कोई वैल्यू नहीं, मैं आईएनआर टर्म्स की बात कर रहा हूं, जहां पे 40 लाख रुपयों की कोई वैल्यू नहीं है, तो जाहिर सी बात है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेट अमाउंट एंड जाहिर सी बात है वो फाइनेंशियल नीड में आपको थोड़ा सा अपस्केल करेगा. नंबर 2 ये है कि आपके अगर करंट एजुकेशनल या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस है यहाँ पे जरूर मेंशन करना, बिकॉज आमतौर पे ये काफी बड़ा एक मैं कह सकता हूं बॉटल नेक कंसिडर किया जाता है. एंड स्कॉलरशिप में अगर आप ये दो चीज के बारे में लिख दो कि हमारे करंटली बहुत एजुकेशनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं फैमिली में, इन बातों को लिखना फाइनेंशियल नीड के पॉइंट को बहुत अच्छे से सामने रखेगा. वही सेम चीज लागू होती है फॉर ऑब्लिगेशंस एज वेल. अगर आपने एजुकेशन के लिए या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खुद के या खुद के परिवार के लिए भी अगर कोई लोन्स लिए हुए हैं तो उनको भी जरूर से मेंशन करें. ये हो गया फैमिली नीड्स वाला पॉइंट, इसको अच्छे से लिखना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है. नंबर 2 आता है एकेडमिक अकॉम्प्लिशमेंट्स. एकेडमिक अकॉम्प्लिशमेंट्स में आपकी जो भी अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज है उनको आप यहाँ पे जरूर से मेंशन करेंगे. इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. नाउ हियर इज अ कंफ्यूजन वाला पॉइंट. मैंने एक दो वीडियो में सुना कि ये पॉइंट पे ना ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, डॉक्टर या कुछ भी प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है, देन योर चांसेस एक्चुअली गो डाउन फॉर गेटिंग दिस स्कॉलरशिप, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. नहीं है ये ऐसा. इसको मैंने खुद भी फेस किया हुआ है that if you have certain professional qualification, the chances of getting a scholarship is actually way more higher. Yes, anybody who is studying in IIT will definitely get this scholarship under this point, only under this point. क्यों? बिकॉज IIT इज एन एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप उधर पढ़ रहे हो तो वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है. अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. अ सीए, somebody who has done CA has already proven his diligence, has already proven that he is a hard worker. So उस मैं कह सकता हूं कैंडिडेट पे CF इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप देकर के एक तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा. बट वहीं पे इफ यू हैवंट अकम्प्लिश्ड एनीथिंग इन योर लाइफ, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग द स्कॉलरशिप इज एक्चुअली लोअर. अब इसको इस तरह से देखा जाता है कि अगर आपने CA किया या फिर अगर आपके पास कोई भी तरह का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, देन यू आर ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड एंड आपके पास पैसा होना चाहिए, सो यू विल नॉट डिजर्व अ स्कॉलरशिप. ऐसी एकदम भी बात नहीं है. इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल नीड को डेफिनेटली कंसिडर करता है, बट उसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि आपकी फैमिली के पास में पैसा है नहीं है, आपके पास कितना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इंस्टीट्यूट का कोई भी मिनिमम या फिर मैक्सिमम क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है. एंड इसी वजह से एक क्वालिफिकेशन होना इज एन एडवांटेज रेदर देन अ डिसएडवांटेज. तो इसको जो भी लोग डिसएडवांटेज की तरह समझ रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है. सही तरीका यही है कि जितनी ज्यादा आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी मतलब उतना एडवांटेज होगा. नेक्स्ट अप इज अगर आपके पास कोई एकेडमिक अवार्ड या फिर स्कॉलरशिप या फिर कोई ऑनर्स है जो आपको मिले हुए हैं तो उसको भी आप यहाँ पे जरूर से मेंशन करें. पीपल माइट हैव गॉट स्कॉलरशिप्स फ्रॉम देयर स्टेट बोर्ड्स. आमतौर पे ऐसा होता है, जैसे हमारे यहाँ तो होता ही है कि अगर आपने अच्छे नंबर लेकर के आए तो आपको स्टेट बोर्ड थोड़ा सा स्कॉलरशिप देता है फॉर योर फर्दर एजुकेशन. तो अगर उस तरह का कोई भी अवार्ड आपको मिला है, उस तरह का कोई भी आपको फाइनेंशियल हेल्प मिला है, उसको डेफिनेटली मेंशन करें. ये आपके फाइनेंशियल नीड्स वाले पॉइंट को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके एकेडमिक अकॉम्प्लिशमेंट्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा. सो ये पॉइंट जरूर से मेंशन करने चाहिए. नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट्स. टॉकिंग ऑफ प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास आएंगे आपके वर्क एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट ना सिर्फ उनके लिए लागू होता है जो लोग
आर इन वर्क, पीपल आर इन वर्क, उनके लिए ये लागू होता है। अगर आप वर्किंग नहीं हो, आप फ्रेशर हो, तो आपके लिए कोई भी पॉइंट लागू नहीं होंगे। नंबर 1, वर्क एक्सपीरियंस। आपका वर्क एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैटर करता है। इसमें भी कई लोग बोलेंगे अरे ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तो कैसे मिलेगा, नहीं, ये भी ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस को ज्यादा वैल्यू करेगा। सो इफ यू आर ऑलरेडी इन एन इंडस्ट्री एंड यू हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 10 years और मोर मे बी, तो फिर वो ज्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है, बिकॉज अगेन यू हैव सीन द वर्ल्ड एंड यू विल डेफिनेटली consider CFA designation as an important बेंचमार्क एंड उसी हिसाब से आप मेहनत भी ज्यादा करोगे और आप कुछ ज्यादा अच्छा निकाल करके लाओगे, तो CFA इंस्टीट्यूट विल डेफिनेटली इन्वेस्ट अ लॉट इन यू। तो वर्क एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैटर करता है। करियर प्रोग्रेशन भी बहुत मैटर करता है, आप कहां से चल करके कहां तक पहुंचे हो, अगर आप उसकी स्टोरी मेंशन करोगे अपने ऐसे में तो वो भी काफी वैल्यूड होगा। इसका मतलब अगर आप ये बताते हो कि आपने स्टार्ट कैसे किया, आप कहां तक पहुंच गए, कितने साल में आप कितनी तेजी में कहां तक क्या अकॉम्प्लिश किया आपने, अगर इन चीजों को आप मेंशन करोगे दैट विल आल्सो बी वैल्यूड। एंड अगर कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस वगैरह आपको मिले हैं तो उनको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट अपार ऑब्स्टिकल्स ओवरकम, तो यहाँ पे आपके पर्सनल चैलेंजेस आप मेंशन कर सकते हैं। इकोनॉमिक हार्डशिप को आप यहाँ पे वापस मेंशन कर सकते हैं, ऊपर फाइनेंशियल नीड्स कवर्ड है पर इसके अलावा इकोनॉमिक हार्डशिप मेंशन है। कैंडिडेट्स हु डोंट हैव एनी अदर फैमिली मेंबर हु इज वर्किंग एंड अर्निंग मनी, उनको तो यहाँ पे डेफिनेटली इसको एम्फेसाइज करना चाहिए। जैसे कि मान लो किसी के फादर नहीं है या मदर नहीं है एंड दे आर एंड देयर फैमिली इज टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर इनकम, उनको यहाँ पे डेफिनेटली ये बात मेंशन करनी चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा पर्सनल चैलेंज है कि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको आपको यहाँ मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, उनको पर्टिकुलरली यहाँ पे ये चीजें लिखनी चाहिए। आई हैव सीन इवन students who have had cancer या who are still being diagnosed with cancer, उन्होंने भी CFA के एग्जाम्स दिए हैं और उनको वैसी सिचुएशन में अगर आप हो तो फिर आपको ये बातें करनी चाहिए, हेल्थ इश्यूज में लिखना चाहिए। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह अगर आपके ऊपर और कोई है तो उनको भी आप मेंशन करें। अगेन गोज विद दैट पॉइंट जो मैं पहले बोल रहा था कि अगर आप सोल अर्नर हो अपने फैमिली के तो उस बात को जरूर से यहाँ पे मेंशन करें। इसके अलावा जितने भी आपके पास चैलेंजेस आए आपके जीवन में, उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम कैसे किया, आप कैसे रेजिलिएंट रहे, कैसे डिटरमिन्ड रहे, उन सब चीजों को आप यहाँ पे मेंशन करें। इफ पॉसिबल एक कोई लाइफ इवेंट को यहाँ पे नरेट जरूर करें, जरूर ऐसे में मेंशन करें। इससे आपका ओवरऑल मैं कह सकता हूँ जो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट है वो काफी हद तक इंप्रूव्ड दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। कई लोग इस चीज को कंसिडर नहीं करते, बहुत लाइटली लेते हैं, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वाइटल पॉइंट। आपका कम्युनिटी सर्विस या फिर वॉलंटियरिंग अगर किया हुआ है टुवर्ड्स एनी एनजीओ या फिर कोई सोशल एंटरप्राइज, तो उस केस में डेफिनेटली इट विल बी वैल्यूड वेरी लार्जली। अब इट डजंट मैटर ये किस तरह का एनजीओ है क्या है, बट अगर आपने कोई भी एनजीओ में कोई भी तरह का सहायता किया है, यू हैव बीन एक्टिवली एंगेज्ड विद देम, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये, तो ये चीज को डेफिनेटली कंसिडर कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी तरह का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने कोई भी लीडरशिप रोल फुलफिल किया तो उन सब चीजों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर सीए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं आईकासा या फिर सिकासा, जो भी आपके स्टूडेंट विंग है, अगर आपने उसके लिए कोई भी इवेंट में वॉलंटियरिंग की है या फिर उस इवेंट के लिए आपने कोई भी काम किया है, आपने कोई लीडरशिप रोल अदा करी है, तो उन चीजों को यहाँ पे मेंशन करें, उसका काफी ज्यादा वैल्यू होता है। आमतौर पे आईकासा या फिर जो भी हम स्टूडेंट विंग की बात करें ऑफ आईसीआई, द बॉडी विच कंडक्ट सीए एग्जाम्स इन इंडिया, तो वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस तो करते ही हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर आपने कोई पार्टिसिपेशन कभी कुछ किया है उसको यहाँ मेंशन कीजिए, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है उसकी। इसके अलावा अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं इन द सीएफए सोसाइटी इंडिया, जिसे हम पहले कहते थे आईएआईपी, अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर आप रेगुलरली इनके इवेंट्स में जाते हैं या फिर वॉलंटियर करते हैं, तो फिर उन सब बातों को भी यहाँ पे मेंशन करने के एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं, तो ध्यान रखिएगा। और जिस शहर में जा रहे हैं उसी शहर को मेंशन कीजिएगा। योर essay might be read, this point might be read really well, and आपके जिस भी चैप्टर में बोल सकते हैं या फिर जिस भी सिटी में आप बोलते हो कि आप इवेंट अटेंड करते हो, उन सिटी के जो भी मैं कह सकता हूँ हेड है, उनसे कंफर्मेशन ली जा सकती है। अगर आपको वो पहचानते हैं तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर नहीं पहचानते हैं तो मे बी दे विल सर्च फॉर अदर पॉइंट्स एज वेल। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बट मेरे हिसाब से सीएफए सोसाइटी इंडिया में अगर आप जाते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं, ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, एंड दिस कैन रियली एनहांस योर चांसेस ऑफ गेटिंग दिस स्कॉलरशिप। लास्ट में आते हैं पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि किस तरह एथिक्स और बाकी सारी इंटीग्रिटी वगैरह को आप इंप्लीमेंट करते हो, नॉट जस्ट इन योर प्रोफेशनल लाइफ बट ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ। सो अगर हो सके तो एक आधा कोई इवेंट यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको जहां पे आपने बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और एक एथिकल वे में काम किया था, एंड दिस इंक्लूड्स
मेनी एग्जांपल्स। अब जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत इजी होता है ये मेंशन करना, हम आमतौर पे सीए हैं, तो अगर हम अपने क्लाइंट को सिर्फ इतना भी एडवाइस करें कि आप टैक्सेस रेस्पॉन्सिबली पे करें और इवेजन ना करें, तो ये भी काफी हद तक एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है। इसके अलावा somebody who has had a record of doing some audit, उस ऑडिट में अगर उन्होंने कुछ पकड़ा था एंड बाद में उसको डिस्कवर करके रिपोर्ट में इंक्लूड करवाया था, इन सारी चीजों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू विल आस्क मी कि सर इन सारी चीजों को वेरीफाई किया जा सकता है क्या? तो देखो, इंस्टीट्यूट कभी भी कोई भी रेफरेंस आपसे मांग सकता है, आपसे रेफरल मांग सकता है कि क्योंकि आप क्लेम कर रहे हो। जैसे मान लो आपने क्लेम किया कि आपने ऑडिट में कोई इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एस्टैब्लिश किया, किसी मैल प्रैक्टिस को आपने डिस्कवर किया, अगर इंस्टीट्यूट को जची तो वो आपके प्रिंसिपल से ये एक बोल सकता हूँ रिकमेंडेशन लेटर मांग सकते हैं या फिर उनसे एक कंफर्मेशन मांग सकते हैं। सो इंस्टीट्यूट कैन गो वन स्टेप अहेड, अभी तक नहीं गया है पर आगे जाया जा सकता है। सो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप कोई काल्पनिक बातें यहाँ ना लिखें, इमेजिनरी कोई बात नहीं लिखें कि भाई हमने तो ऐसा ऐसा किया हुआ है। जो आपने किया है वही लिखिएगा। अगर आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जहां पे आपने हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स और इंटीग्रिटी को शोकेस किया है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी कैसी है उसको यहाँ पे आप मेंशन करें, और अगर आप में कोई भी तरह की लीडरशिप पोटेंशियल है तो उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए एक वंडरफुल ऐसे बनाने के लिए आपके बहुत काम आएंगे। सो ये थे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि डिटरमाइन करेंगे कि आपको एक्सेस स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा दैट स्कॉलरशिप्स इंस्टीट्यूट की तरफ से, सीएफए इंस्टीट्यूट की तरफ से काफी ज्यादा चेंजेस हो गए हैं। अब पुराने स्कॉलरशिप वीडियोस उतने रेलिवेंट नहीं रहे जितने ये वाले वीडियोस रेलिवेंट रहेंगे। एंड इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट्स है उनका खास ख्याल रखिएगा, डेट्स के अंदर अप्लाई कीजिएगा, और बहुत ही जल्दी आपको रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका भी आपका फैसला आ जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि स्कॉलरशिप सबको अप्लाई करना चाहिए। अगर एप्लीकेशन हुआ तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो यू स्टिल हैव सर्टेन डेज टू कंप्लीट योर अर्ली रजिस्ट्रेशन, सो वो भी एक अच्छी बात है। So all of that information is now packed into this video and I hope you have liked this video. Just in case you have liked this, तो actual में एक like छोड़ करके जाना, comment में कुछ mention कर सकते हो if you want to, and इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, I'll see you in the next one, तब तक के लिए bye bye, take care, enjoy yourselves please।